हेलो नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं बायोलॉजी के क्रैश कोर्स के माध्यम से। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको टोटल के टोटल जितने भी मेन पॉइंट है सभी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो साथियों, ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ में हो जा रहा है और यहाँ पे टोटल के टोटल यानी वन चैप्टर का आपको टोटल रिवाइज भी कराया जा रहा है। तो साथियों, इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट के पास, जितने भी ग्रुप है सभी में, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और क्लास का आनंद ले पाए। क्योंकि साथियों, आज की ऑब्जेक्टिव क्लास में टोटल के टोटल 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वो बताने की पूरा प्रयास करूंगा। चलिए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड लेक्चर का पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को कहते हैं। बताइए इसका आंसर। फर्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग देंगे। पहला नंबर सवाल आपसे पूछा है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने। कहता है कीट परागित, वायु परागित, हवा परागित या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें साथियों, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को हम लोग क्या कहते हैं? वायु परागित कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागित। ये आप ध्यान दीजिए, वायु परागित कहते हैं। जबकि यहाँ पे कीट परागित क्या होता है? कीट के द्वारा होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। ये किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। हर एक ऑप्शन को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हवा परागित यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हवा के द्वारा परागित वायु इसका शुद्ध शब्द है। ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे वायु जो है ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है वो राइट है। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। जब भी यहाँ पे आपको वायु की जगह हवा दे तो नहीं मारना है, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी साथियों वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर सवाल आपसे देखते हैं कि बनता है या नहीं, कितना तैयारी हो चुका है। ये क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और जो भी त्रुटि रह गई है अभी तक वो सभी सॉल्व इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हो जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आपको जितने भी इंपोर्टेंट पीडीएफ है सभी वहां पे प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि अनुमूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुमूल्य पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं बताइए। 2 नंबर सवाल का जवाब बता पाएंगे आप लोग? फटाफट से बताएंगे। अनुमूल्य पुष्प, अनुमूल्य कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले उसको आप लोग समझिए। अनुमूल्य कहने का मतलब साथियों यहाँ पे होता है ढका हुआ। ये जो ऐसे इस प्रकार का पुष्प जो होता है ये कलिका अवस्था में ही क्या होते हैं? परागित हो जाते हैं। तो ये स्वपरागित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों? राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, उन्मूल्य कहने का मतलब अपने आप से ही परागित हो जाना, यानी दोनों लिंग उसके आपस में ही यानी एक ही फूल के अंदर उपस्थित रहता है, इसी को अनुन्मूल्य पुष्प कहते हैं। ये आप सेकेंड चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे और इतना मैं बता दिया हूं ताकि आपको जो भी इस क्वेश्चन से डाउट है वो सभी क्लियर हो जाए। तीसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 3 नंबर सवाल को देखेंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। 3 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम होता है, यानी एंटेमोफिलस कहने का मतलब एंट की जब भी बात आएगी, जी दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, एंट की जब भी बात आएगी तो यहाँ पे आप लोग कीट से लेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कीट। तो एंटोमोफिलस पुष्प से में परागित का माध्यम होता है तो क्या होता है? कीट होता है। क्या होता है? कीट होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा 110%। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आपसे ये सवाल 2022 में भी पूछा गया, 2019 में भी ये सवाल रिपीट किया गया है और बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है। और सेकेंड चैप्टर से सबसे ज्यादा, जी हाँ, 2 चैप्टर से अगर सबसे ज्यादा कोई सवाल अगर पूछा गया है तो वो एंटोमोफिली, इनेमोफिली अगर पूछ दे, इनोमोफिली, तो ये हवा के द्वारा परागण होता है। सॉरी, वायु के द्वारा। ध्यान दे, हवा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, वहां पे वायु बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट है। याद रखिए, एंटोमोफिली की बात करेगा कीट के द्वारा और कंफ्यूज करने के लिए आपको एंटोमोफिली की जगह पर इनेमोफिली दे देगा तो वो हवा के द्वारा, सॉरी वायु के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अभी बी जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा।
किसी को अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो प्लीज़ आप लोगों के पास सभी सुविधा है, आप लोग इसे स्लो करके देख सकते हैं, फास्ट करके देख सकते हैं, क्वालिटी अपने आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत की सामना अगर हो रही है आपको तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। बताइए 4 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताएंगे कि नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ क्या होता है? एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए। साथियों ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट वांटेड सवाल है और एग्जामिनर सबसे ज्यादा ये सवाल आपसे अभी तक पूछा गया है सेकेंड चैप्टर से। जी हाँ, सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा गया। तो नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? भ्रूण होता है, अंतःभित्ति दाना होता है, भ्रूणपोष होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और आंसर आपको देना है। साथियों यहाँ पे जब भी बात करें 1 मिनट। जी हाँ दोस्तों, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ की जब भी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुद्देदार पदार्थ की जब बात करेगा तो वो भ्रूणपोष हो जाएगा। ध्यान दीजिए, गुद्देदार पदार्थ की और तरल सिर्फ अगर पानी की बात करती है तो क्या होता है वो ध्यान दीजिए। नारियल में तरल एवं गुद्देदार दोनों की यहाँ पे बात किया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। पानी जो होता है उसमें भ्रूणपोष होता है और बहुत ही मजबूती देता है वो भ्रूणपोष और पोषणीय पदार्थ होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो 4 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी जो है, हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 110% इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल की ओर, फटाफट चलते हैं 5 नंबर सवाल पे। देखते हैं कि 5 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया। 5 नंबर सवाल में साथियों यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु, यह प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या होगी। तो प्राइमरी में जब भी बात करेगा तो टोटल के टोटल मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। लेकिन जब प्राइमरी की बात करते हैं तो 2 उसमें से माइनस कर देते हैं। यह 2 उसमें से क्या कर देना है? माइनस। यानी टोटल के टोटल कितने हो जाएंगे? 44 गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 100% राइट ऑप्शन होगा। 5 नंबर सवाल में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ सर दिक्कत है, हम उसे पूरी तरह से समझने की प्रयास करेंगे। तो बताइए 5 नंबर सवाल में कोई दिक्कत? चलिए नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल की ओर। 6ठा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष, जी हाँ, पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? एन होते हैं, 2n, 3n, 4n। भ्रूणपोष की बात की है, ध्यान दीजिए यहाँ पे भ्रूणपोष की बात की है। साथियों एन अवस्था को युग्मक कहते हैं, 2n अवस्था को युग्मनज कहते हैं, युग्मनज याद रखिए। और 3n अवस्था को साथियों, यहाँ पे 3n अवस्था क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 3n होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 6 नंबर सवाल का जो जवाब होगा, 6 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि फुल सपोर्ट मिले, और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि इस क्रैश कोर्स के माध्यम से, ये स्पेशल क्रैश कोर्स है, सभी तो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव का, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस हो जा रहा है। लगभग 50 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट जो है, साथ में कॉन्सेप्ट जो है वो भी रिवाइज आपको किया जा रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखिए। 7 नंबर सवाल है साथियों, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, इनमें से कोई नहीं। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट से आप लोग आंसर बताएंगे। साथियों यहाँ पे देखिए, अंड जनन क्या कहते हैं? अंड जनन जब यहाँ पे कीपनुमा आकृति से अंड बाहर निकलता है उसको अंड जनन कहते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी को समझिए, युग्मक जनन युग्मक बनने की क्रिया कहलाती है, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है इसमें। और कायिक विभाजन क्या होता है? कायिक विभाजन n से 2n हो जाना, सॉरी यहाँ पे 2n से n और n हो जाना, ये क्या होता है? कायिक विभाजन होता है, यानी आपस में टूट जाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे युग्मक जनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिए। क्लियर है 7 नंबर सवाल? क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखते हैं कि 8वां नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया। 8 नंबर सवाल है साथियों कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाया जाता है। हाइड्रिला में रंध्र की बात की है, कहाँ पे पाया जाता है बताइए। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पे पाया जाता है? पत्तियों में, तने पर, भी का, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रिला में जो रंध्र होता है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में 8 नंबर सवाल का आंसर लिखेंगे लास्ट समय में जब क्लास एंड हो जाएगा तब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल को देखते हैं कि आखिर आपसे क्या पूछा गया। साथियों 9 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? पैक्टोसेलुलोज, लेगिनोसेलुलोज, स्पोरोपोलिलीन या परागकीट। परागकण का बाह्य चोल की बात की है साथियों। परागकण का जो बाह्य चोल होता है वो विश्व के सबसे कठोर पदार्थ है, यानी धरती के सबसे कठोर, हार्डेस्ट पदार्थ है। क्या है? हार्डेस्ट पदार्थ है। इसलिए हार्डेस्ट है कि इसका गलाना बहुत ही एकदम कठिन है, क्योंकि इसको गलाने के लिए अभी तक कोई ऐसा एंजाइम धरती पे नहीं आया है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एस्पोरोपोलिलीन। एस्पोरोपोलिलीन का चढ़ावा होता है, मान लीजिए बीज है और ऊपर से क्या होता है? खुदेदार पदार्थ होता है जिसे आप लोग एस्पोरोपोलिलीन कहते हैं, बीज चोल कहते हैं, बाह्य चोल जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। तो ये एस्पोरोपोलिलीन का बना होता है, सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है, याद रखिए। ये भी सवाल आपसे पूछा गया कि सबसे हार्डेस्ट पदार्थ क्या है, यानी सबसे मजबूत क्या है जिसको अभी तक गलाना संभव नहीं है, जिसे अभी तक मिटाना संभव नहीं है, तो वो एस्पोरोपोलिलीन है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है साथियों? यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल की ओर। अनुन्मूल्य परागित फूल होते हैं, ये सवाल आपको पहले भी आ चुका है, लेकिन अलग तरीके से अब आपके सामने ये आया है। हमने आपको बताया कि एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया जाएगा और वैसा ही किया जा रहा है। तो अनुन्मूल्य परागित, जैसा कि हमने बताया, स्वपरागित होते हैं, वो अंदर में ही अपने आप में ही परागित हो जाते हैं। एक तरफ से मेल और एक तरफ से फीमेल आपस में क्या करते हैं? यहाँ पे परागन करते हैं, यानी स्वपरागित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट है। 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखिए। अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय किसका बना होता है? अंड कोशिका, सहायक कोशिका, दोनों, प्रतिव्यस्तांत कोशिका। अंड समुच्चय जो होता है उसमें सबसे पहले अंड कोशिका तो होता ही है, साथ ही साथ सहायक कोशिका ही होता है। दोनों कोशिकाओं मिलकर अंड समुच्चय कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल को देखिए आपसे क्या पूछा गया साथियों। यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं वायु परागन, जल परागन, कीट परागन, इनमें से सभी पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं बताइए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो पानी द्वारा पर परागन को जल परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल परागन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एकदम राइट है। 13 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखिए। कहता है कि क्याजमा किस अवस्था में बनता है? कायाजमा किस अवस्था में बनता है बताइए। समसूत्री कोशिका विभाजन, एमाइटोसेटिस कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो कायाजमा किस अवस्था में बनता है इसका जवाब आप लोग बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है और अर्धसूत्री विभाजन, जी हाँ, अर्धसूत्री विभाजन के सब लोग आंसर दे रहे हैं, एकदम राइट है। अर्धसूत्री सिर्फ विभाजन नहीं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इसे हम लोग बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिए। 13 नंबर सवाल क्लियर है, तो एक बार आप लोग फटाफट से शेयर कर देंगे क्लास को। और धमाकेदार शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, आशा है कि 90% पार जाएगा हर एक स्टूडेंट को, यही उम्मीद है आपसे। तो चलिए 14 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताइए। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा
परागकण के वर्तिकान पर शुरू से परागकण में मन करता है, यानी परागकण में मद करता है। सॉरी, यहाँ पे आंसर, ये जो प्रश्न है ये गलत छापा गया है, यानी पराग नली के निर्माण में और इसकी वृद्धि में कौन सहायक होता है, ये आपसे यहाँ पे शायद पूछा गया है। तो यहाँ पे कैल्शियम मददगार होता है, याद रखिए आप लोग। और बोरॉन जो होता है वो क्या करता है, उसकी नली को बढ़ाने का कार्य करता है और पराग कण को ले जाने में मदद करता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। कुछ प्रश्न में यहाँ पे त्रुटि किया गया है, इसको हम निगलेक्ट करते हैं और 15 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। पराग कण में मौजूद ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन किसकी वृद्धि में मदद करता है, पराग नली और अंडाशय, सिर्फ पराग नली, अंडाशय, नर युग्मक। तो ऑक्सीजन की बात की है। ऑक्सीजन साथियों यहाँ पे पराग नली और अंडाशय दोनों के मददगार होते हैं, दोनों में ये हेल्प करते हैं, ये आप याद रखिए। सबसे ज्यादा आपसे बोरॉन के बारे में पूछा जाएगा, तो ये पराग नली में नर युग्मक को ले जाने में मदद करते हैं मादा युग्मक तक, यानी उसको रास्ता देने का कार्य कौन करते हैं, बोरॉन करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे तो आप बहुत सारे स्टार मार्क इस पे लगा सकते हैं। चलिए आगे 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल है कि परागकोश, क्या परागकोश संबंधित है, परागकोश किससे संबंधित है, परागकण निर्माण से ना, परागकण विकास से, पुष्प कलिका के खुलने से, या स्टिग्मा वर्तिकाक द्वारा परागकण का ग्रहण से। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट आप लोग जवाब देंगे, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी का, पराग कलिका के खुलने से। जी हाँ, परागकोश सी संबंधित किससे है, पराग कलिका के खुलने से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ आप लोग जाएंगे। और परागकण का संरचना तो आपको ऐसे पता ही होगा, इस प्रकार का परागकण होता है जिसमें 4 कोष्ठ होते हैं, ये भी आपको पता होगा। और नर युग्मक अलग अलग कोष्ठ में भरे होते हैं, ये भी पता होगा, आप लोग पूरी तरह से पढ़े हैं। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखिए थोड़ा। परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं, बताइए कि क्या कहते हैं, परागकण और परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों, आप लोग जवाब देंगे फटाफट से कि क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर, जी हाँ, मेगा स्पोरोजेनेटिक्स नहीं, ये नहीं होता है बिल्कुल। स्पर्मेटोजेनेसिस तो नर जनन कोशिका की बात की है, लेकिन माइक्रो स्पोरोजेनेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, क्योंकि परागकण बहुत ही छोटे होते हैं, इसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखा करते हैं, इसे आप ध्यान में रखिए। 17 नंबर सवाल क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। 18 नंबर सवाल क्या है कि किसी थीकस परागकोश में होता है डाइथिकस। तो डाइथिकस जैसा कि हमने बताया, ये 4 माइक्रो स्पोरोजेनियस होते हैं, इस प्रकार की बात यहाँ पे की है। डाइथिकस यहाँ पे 4 चेंबर होते हैं, ये आप याद रखिए। 18 नंबर क्लियर है, तो 19 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है कि किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है साथियों। तो यहाँ पे परागकण में होता है, किसमें होता है, परागकण में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। कहने का मतलब अगर 2n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, n हो जाएगा और n हो जाएगा, यानी 2 भागों में विभक्त हो जाना ही अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप लोग लगाएंगे। स्पोर मात्र कोशिका जिसे हम लोग कहते हैं, ये हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे। परागकण बहुत लोग मार के आते हैं, जो कि गलत है। एनसीईआरटी आपको कहता है स्पोर मात्र कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए आपसे क्या पूछा गया, किसमें परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण किसमें होता है, परागकोश, वर्तिकाग्र, तंतु, पोलन सेक। पोलन सेक परागकण का निर्माण की यहाँ पे बात की है, बताइए फटाफट से। तो परागकोश बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा अगर मारेंगे। वर्तिकाग्र बिल्कुल भी नहीं होगा, वर्तिकाग्र तो इसे खड़ा करने के लिए इसको करते हैं, और तंतु इसको सहारा दिया रहता है। लेकिन पोलन सेक किसको बोलते हैं उसे ध्यान दीजिए। इस प्रकार की जो संरचना होती है परागकोश का, इसको इसी में जो होती है साथियों, ये जो चेंबर, इसको पोलन सेक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। परागकण होता है, परागकण क्या होता है इसे बताइए साथियों। फास्ट चल रहे हैं, अगर कुछ गलत हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। परागकण होता है बताइए। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, पूरी तरह से दिख रहा होगा क्वेश्चन।
तो पराग कण जो होता है अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित या चतुर्गुणित। यहाँ पे पराग कोश की बात नहीं किया है, पराग कण की बात किया है। तो पराग कण तो आपको पता ही होगा अगुणित होता है। अगुणित को बायोलॉजी की भाषा में कैसे लिखते हैं? एन लिखते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला सवाल 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की खोज की थी। थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की खोज किसने किया था? तो ये कोमेरोंसिस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। जो प्रश्न डिस्कस करने लायक है डिटेल्स में उसे हम करते जा रहे हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। 23 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे कि टेपिटम का कार्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट वांटेड सवाल है आपके 2024 एग्जाम के लिए। 2024 के लिए एमबीबीआई सवाल है ये, आप ये याद रखिए। टेपिटम का कार्य क्या है? सुरक्षा, पोषण, श्वसन, इनमें से सभी। तो टेपिटम का कार्य क्या होता है साथियों? सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहला कार्य टेपिटम का क्या होता है? याद रखिए, सुरक्षा। सुरक्षा सबसे पहला कार्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सबसे पहले राइट हो जाएगा। बीज चोल के अंदर में ये पाया जाता है, याद रखिए। अगला सवाल 24 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 24 नंबर सवाल है कि अगुणित कोशिकाओं के संयोजन की प्रक्रिया होती है, तो ये सीनोगेमी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। क्या होती है? सीनोगेमी। क्लियर है? 24 नंबर सवाल हम लोग काफी फास्ट चल रहे हैं, मात्र 21 मिनट में 24 सवाल हम लोग कर चुके हैं। चलिए 25 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है 25 नंबर कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो साथियों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सभी का लीची ध्यान रहता है और इसे आप लोग आंसर मार के चले आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन आपको चारों देखना है। जायफल, जी हाँ, जायफल का भी बीज चोल खाया जाता है, साथ ही साथ शरीफा का भी खाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल रिजल्ट है। अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूज है तो आप लोग किसी भी प्रकार का गेस पेपर आप लोग उठा के देख सकते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छा होगा अगर आप लोग कंफ्यूज है तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें। किसको? एनसीईआरटी को फॉलो करें। टोटल के टोटल 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से टकराएंगे। अगला सवाल हम लोग चलते हैं 26 नंबर सवाल की ओर। 26 नंबर सवाल है साथियों को कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेला, नेफनेंथिज, ए और बी दोनों, हाइड्रिला। तो कीटभक्षी, कीटभक्षी कहने का मतलब कीट को खा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में चलेंगे जी, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे गोला रहेगा तो दोनों में थोड़ी मार देंगे, ए और बी दोनों में तो नहीं मारेंगे बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ चलेंगे और कुछ कुछ ठेठी भी चलेगी क्योंकि हम लोग बिहारी हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल की ओर। 27 नंबर है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले फल केंद्रक की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले फल केंद्रक की संख्या कितनी होती है? 2 तो ऊपर होती है, साथ ही साथ 3 नीचे होती है। 3 नीचे, इसमें 2 सहायक होती है, याद रखिए। ये मेन कोशिका होती है, यहाँ से आती है और दोनों यहाँ पे भाग लेती है और ये भी दोनों यहाँ से। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं, याद रखिए। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। और यहाँ पे केंद्रक की संख्या टोटल के टोटल कितनी होती है? 5 होती है, ये आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। क्लियर है? 7 कोशिकीय, 7 केंद्रकीय और 8 कोशिकीय अवस्था इस पूरे प्रक्रिया में बनता है 3N निषेचन में, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर को देखते हैं। किसमें एंडोस्पर्म करा तथा सेल्यूलोजिक्स हो सकता है? तो किसमें हो सकता है? 28 नंबर आपको पूरी तरह से दिख गया होगा। तो ये आइवरी बेर में हो सकता है। एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है जो राइट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 29 नंबर सवाल, हरा नारियल डाब में निहित दुधिया जल है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन तो इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं। और बायोलॉजी में साथियों, बायो में क्या है? इंग्लिश और हिंदी दोनों रहना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो हरा नारियल डाब में निहित दुधिया रंग का जो जल होता है, पानी जो होता है नारियल का, जिसे आप बहुत मस्ती से पीते हैं, वो क्या होता है? लिक्विड कैलेजा। इसको कैलेजा बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत टीचर भी कैलेजा पढ़ते हैं, लेकिन ये चलेजा भी पढ़ाता है।
लिक्विड न्यूक्लियस ग्रैंड मेंबर, यहाँ पे मेंबर हो जाएगा, ध्यान रखिए। डीजनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म या न्यूक्लिड फीमेल जिमेटोफाइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ जाएंगे, डीजनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। कहने का मतलब मुक्त केंद्रकीय लिक्विड होता है, याद रखिए, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष लिक्विड इंग्लिश में इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने मोस्ट वांटेड सवाल है, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो सिनर्जिट में इसकी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे 7 हो जाएगी, सिंपल सी बात ही, आधा हो जाती है सिनर्जिट में, याद रखिए। अगला सवाल, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म यानी अंत भ्रूणपोष, इंग्लिश में इसको क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? अंत भ्रूणपोष, याद रखिए, अंत भ्रूणपोष। क्लियर है? तो मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट है। ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पे राइट है, ओल्यूरोन भीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमें लास्ट में ये जरूर बताएंगे कि क्लास कैसा लगा। बिल्कुल भी आप लोग बीच में स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी आप आना बाकी है। चलिए 32 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? 4, 1, 2, 8। तो एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से साथियों कितने नर युग्मक बनते हैं? तो अर्धसूत्री कहने का मतलब ये 2n है मान लीजिए, और इससे n बना, फिर इससे क्या बना? n बना, 2 तो बन गया, फिर इससे क्या बनेगा? n बनेगा, फिर n बनेगा, फिर से n बनेगा, और फिर से यहाँ n बनेगा। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बन गया साथियों? टोटल के टोटल 4 बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 33 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ, एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे 36 हो जाती है, ध्यान रखेंगे, कितनी हो जाती है? 36 हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग बढ़ेंगे, याद रखिए। 24 तो पहले से है और आधा उसमें और जुड़ जाता है, यानी 12, 24 12 36 हो जाएगा, यह ध्यान रखिए। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बायोलॉजी से सवाल है और यह सवाल आपसे पूछा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक स्लाइडेन एवं स्वान, हर्टविग, अरस्तु, वानवीर। वानवीर जो है ये भ्रूण विज्ञान के जनक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है, इंग्लिश में भी ऐसे ही आपको लिखा मिलेगा, वानवीर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल 100% राइट ऑप्शन है। 35 नंबर सवाल थोड़ा लंबा क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। कहता है एस्ट्रोबायोलोथिस कुथियाना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और एनसीईआरटी को डायरेक्ट लाइन से उठाया गया क्वेश्चन, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। एस्ट्रोबायोलोथिस कुथियाना की बात करें साथियों, जिसे हम लोग नीला कुरिंजी के नाम से जानते हैं, 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? साथियों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि न्यू एनसीईआरटी में इसे अपडेट कर दिया गया होगा। अगर इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर 2006 दिया गया होगा तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, लेकिन यहाँ तो पूछा गया कि कहाँ पे पाया जाता है, तो ये तो सही है, यहाँ पे तो हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन आपसे उल्टा पूछ दिया जाए कि इस राज्य में नीला कुरिंजी होता है 12 वर्ष में एक बार, और वो किस साल में हुआ था और कौन से महीने में हुआ था, तो आप लोग न्यू एनसीईआरटी, जी हाँ न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसमें अपडेट कर दिया गया होगा साल। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है, तो 12 और 6 18 यानी 2018 में फिर हुआ होगा, ये आप ध्यान दीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूरे बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर को निचोड़ के रख देगा। और इसका ऑप्शन को देखते हैं, क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 केरल और कर्नाटका। केरल और कर्नाटका में ये होता है नीला कुरिंजी, 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकृत होता है। और सैलानी, जी हाँ सैलानी कहने का मतलब विदेश से यहाँ पे आदमी आते हैं देखने के लिए, और पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका पुष्प से ढक जाता है।
और बहुत ही सारे राज्यों को इस पुष्प से बेनिफिट है, अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा यहाँ पे भ्रूण को पोषण दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। साथियों बात करें बीज की, दो ऊपर, दो, तीन यहाँ, एक तो यहाँ पे मेन, दो यहाँ, और ये जो दो है सहायक कोशिका, ये नष्ट होकर आपस में भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं। ये जो यहाँ पे जो भ्रूण बनता है, इसको पोषण देने का कार्य कौन करता है? भ्रूण को पोषण देने का कार्य कौन करता है? एंडोस्पर्म करता है। ये आपको क्लियर है। आगे चलते हैं 37 नंबर सवाल की ओर। आवृत बीजी में निषेचन होता है। आवृत बीजी में निषेचन कैसा होता है बताइए? न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में, भ्रूणकोश में, अंडाशय में, ओव्यूल में। तो आवृत बीजी कहने का मतलब भ्रूणकोश में होगा ना जी, अंदर होगा। ऑप्शन नंबर बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी भ्रूणकोश में होगा। किसमें? भ्रूणकोश में। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है बताइए? तो इंटीगुमेंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंटूवेगेंट से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 39 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो निषेचन के लिए आवश्यक कौन सा है? कोरेला, ओव्यूल, कैलिक्स, फल। निषेचन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। साथियों याद रखिए कौन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ओव्यूल। अंडाशय बहुत जरूरी है निषेचन के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर। एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं। पराग नलिका में दो नर युग्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करते समय पराग नलिका में दो नर युग्मक पाया जाता है। 41 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दोहरा निषेचन की बात यहाँ पे किया गया है कि दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। किनका किनका संयोजन होता है बताइए दोहरा निषेचन में? पहला ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे एक और दो शुक्राणु बी में है। 1 मिनट, जी हाँ, एक और दो शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यहाँ पे शुक्राणु केंद्रक और अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का। ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कहता है एक नर युग्मक एक के साथ तथा दूसरा नर युग्मक सैनिडिक ग्रिड के साथ। ये बिल्कुल सैनिडिक ग्रिड के साथ नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, कहता है एक नर युग्मक एक के साथ, ठीक है, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ। ये बिल्कुल राइट है और इसी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं, ये याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 42 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है कि दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोहरा नहीं है, दोहरा निषेचन है। तो दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है ये पूछा गया। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, सभी आवृत बीजी का। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट है। बी कहता है सभी अनावृत बीजी, ये गलत है। फिनेरोगेमस भी गलत है और स्पेरोमेटेफाइट्स कॉम भी गलत है। तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री सभी आवृत बीजी के लिए गलत। अनावृत बीजी कहेगा तो गलत हो जाएगा, आवृत बीजी के लिए यहाँ पे सही है। 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने की त्रिसंलयन होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। त्रिसंलयन में क्या होता है ये आपसे पूछा गया। तो एक नर युग्मक दो ध्रुव केंद्रक के साथ और एम्ब्रियो सेक्स में संचयन होता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। त्रिसंलयन में टोटल के टोटल 5 केंद्रक भाग लेते हैं, यह भी आपको क्लियर है पहले ही प्रश्न से। 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। बिल्कुल, क्यों कहा जाता है? युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं, नए पौधे को बनाते हैं, लंबी अवधि तक संग्रहित कर रखे जा सकते हैं, पराग नली के संयोजन से बनते हैं। बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मक के संयोजन से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा सफिशिएंट आंसर होगा। 45 नंबर, आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है? एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। द्विगुणित में भ्रूणपोष का निर्माण कभी भी नहीं होता।
थ्री गुणित यानी 3n जिसे बायोलॉजी के भाषा में कहते हैं। थ्री गुणित में क्या होता है, आवृत बीजी में भ्रूण पोष का निर्माण होता है। 46 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल क्या है, पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो ये कैमेरियस ने दर्शाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, पुष्पीय पौधे में एकलिंगी नर पुष्प को कहते हैं। पुष्पीय पौधे में एकलिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे ही इसका सेशन खत्म होगा इस क्लास का, कमेंट बॉक्स में आप लोग भर देंगे कि पुष्पीय पौधे में एकलिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं। 48 नंबर सवाल है, स्टेमेन का फर्टाइल भाग है। स्टेमेन का फर्टाइल भाग क्या होता है? पराग कोश होता है, याद रखिए। पराग तंतु उसे सहारा प्रदान करता है, याद रखिए। ओव्यूल इसका फीमेल भाग होता है। 49 नंबर कहता है, पुष्प अंग किसका रूपांतर भाग है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, पतियों का है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल, और आज का शायद लास्ट सवाल है। एम्फीफिसिम से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी से तात्पर्य है नर और मादा प्रतिकेंद्रिक का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो साथियों, इस क्लास में टोटल के टोटल सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर से 50 क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जो कि आपको थ्योरी के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट था वो सभी प्रोवाइड आपको करा दिया हूं। और सभी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कॉन्सेप्ट और याद रखने के ट्रिक के लिए हर रोज सोल्यूशन वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। टॉपर्स नोट और जितने भी आज का पीडीएफ है सभी टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विथ रवि चैनल को, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, धुआंधार क्लास के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। गुड नाइट।